चलिए आज बात आगे करते हैं और अब आज नोट पैड में काम करते हैं। मैंने कहा था ना नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल कीजिएगा, वो भी कर लिया सबने? ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास भी पड़ा होगा, तो हम इसी को खोलते हैं आज। HTML फाइल कहाँ से स्टार्ट होती है? HTML से और एंड HTML से, ऐसे ही है ना जी। ये ब्लॉक बन गया। अब इस दफ़ा मैं पहले फ़ाइल सेव करने लगा हूँ, उसका एडवांटेज आपको अभी बताता हूँ। सेव एज़ में आ जाते हैं, जहाँ पर भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे हम पिछली क्लास में इस फोल्डर में सेव कर रहे थे, आज भी इसी में सेव करते हैं। यहाँ आकर फाइल का नाम रख लेते हैं, सेकंड के नाम से लीजिए मैंने फ़ाइल बनाई। नीचे क्या आ रहा है? सेव एज टाइप्स। ये सिंपल नोट पैड से ज़रा कुछ बेहतर एडिटर है, और आप देख रहे हैं इसमें इतनी सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। हमें इन सारे ऑप्शन में से किसी से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है सिर्फ HTML से। सो हम लिस्ट में से देखते हैं कि HTML कहाँ पर है। मैं H प्रेस करता हूँ, H वाले नामों पे आ गया। तो अब ज़रा देख लेते हैं HTML कहाँ है। ये लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। सो आपने सेव एज टाइप में से इसको चूज़ कर लेना है और सेव कर लेना है। थोड़े से कलर्स भी चेंज हुए हैं इसके। अब बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस एज ए HTML एडिटर एक्ट करना शुरू हो गया। वैसे तो आपने देखा ना कितनी सारी टाइप्स आ रही थी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर HTML फाइल सेव की है, तो जो नोटपैड है ये एज ए HTML एडिटर एक्ट करना शुरू हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कुछ लिखना शुरू करूँगा, ये मुझे सजेस्ट भी करेगा, यानी उसका सिंटेक्स भी सजेस्ट करेगा। जी, अगला पार्ट कौन सा था, ज़रा जल्दी से बताएं। हेड का पार्ट था, और स्लैश हेड। देखिए सजेशन शुरू कर दी उसने देनी। पहली बार नोटपैड सिंपल में ये सजेशंस भी नहीं थी आ रही, और यहाँ पर अगर हम फाइल को सेव नहीं करेंगे तो भी सजेशंस नहीं आएंगी। यानी ये सजेशंस अगर आपको लेनी है तो जैसे ही आप नोटपैड में आए तो सबसे पहले क्या कर लें, नोटपैड को बता देंगे भाई मैं HTML फाइल पे काम कर रहा हूँ। कैसे बताएंगे? सेव करके। जैसी फाइल सेव हो गई, अब वो एज ए HTML एडिटर काम करना शुरू हो गया। ओके, सो यहाँ पर भी हमने हेड लिख दिया। यहीं से हमने कल एक ऑप्शन पढ़ी थी टाइटल के नाम से। एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम स्पेल गलत करेंगे तो एरर तो आएगा, मगर हमें नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एरर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर एरर को ट्रैक करना, ट्रेस करना हमारा ही काम है। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ गलती करेंगे तो कहेगा भाई ये गलती होगी, इसको ठीक कर लो। आउटपुट नहीं आएगी। अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी, मतलब एरर का इतना ही पता लगेगा, लेकिन एरर आपको खुद फाइंड करना है। जैसे अभी हम टाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपका एरर क्या हो सकता है? इसमें आपका एरर ये हो सकता है कि आप टाइटल को स्पेल ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। सो अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग के साथ टाइटल लिखोगे तो ये एरर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आउटपुट तो नहीं देगा, मगर ये शो भी नहीं करेगा कि एरर है। ये एरर मुझे खुद से ही फाइंड आउट करना होगा कि मैंने कहाँ पर कोई मिस्टेक की हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर आकर जी मैं इसको हेडिंग भी दे देता हूँ। देखें जैसे ही हम टैग से बाहर आए हैं वो ब्लैक कलर में लिख रहा है। तो ये इस HTML एडिटर का ये फ़ायदा है कि हमें बताता जाएगा कि भाई कौन सा हिस्सा सिंटेक्स का पार्ट है और कौन सा सिंटेक्स से बाहर है, कलर्स के साथ। सो ये तो मैंने अभी तक जो फाइल बनाई है ये प्रीवियस लेक्चर था हमारा, ऐसे ही है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। भाई पहले तो सेव थी ना, मगर अभी जो चेंजेस किए हैं वो तो सेव नहीं हुई हैं, तो मैं यहाँ से सेव का बटन प्रेस करता हूँ। ये तो था हमारा यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर। जरा इसे खोल कर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखें। यहाँ पर है जी, क्या नाम रखा मैंने फाइल का? सेकंड रखा था नाम। सो इसे क्लिक करके खोलिए। अच्छा, सबसे पहले आप देखें ये वाली जो फाइल है ये दो तरीक़ों से खुलनी है। मतलब पहला तरीका कौन सा है? जो भी आपको नज़र आ गया वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट फाइल। आपने टाइटल में यही लिखा है ना, हमने टाइटल में क्या टाइप किया? फर्स्ट फाइल। तो इसको खोलने का एक तरीका तो ये है कि हम इसे गूगल क्रोम में खोलेंगे। तो जब ये गूगल क्रोम मतलब इंटरनेट ब्राउज़र में खुलेगी ये फ़ाइल, तो ये एग्जीक्यूट कहलाएगी कि भाई हमने फ़ाइल को एग्जीक्यूट कर लिया।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इस फाइल में चेंजेस करनी हो। तो जब हमें इस फाइल में चेंजेस करनी है फिर तो हमें इसे इंटरनेट ब्राउज़र में नहीं खोलना, फिर हमें इसे कहाँ पे खोलना है? फिर हमें इसे किसी HTML एडिटर के अंदर खोलना है। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक ही फाइल को हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से खोल रहे हैं। एक दफ़ा हम इस फाइल को खोल रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये कहाँ पे खुलती है? ब्राउज़र में। और हम स्पेशली किस पे खोलेंगे? क्रोम में। ठीक है। जब आपको इस फाइल में चेंजेस करनी होंगी तो फिर आपको इसे कहाँ खोलना है? HTML एडिटर में, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं Notepad++। तो जब हम इसे HTML एडिटर में खोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें कुछ तब्दीलियाँ करना चाहते हैं। ठीक हो गया? चलिए, ये बात समझ में आ गई कि भाई इसको रन करना है एक तो ब्राउज़र में चली जाएगी, चेंजेस करनी है तो एडिटर में चली जाएगी। चलें जी, इसको कर देते हैं बंद और फिर वापस आ जाते हैं इसमें। अब मैं कह रहा हूँ इसको फिर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये तो फिर ब्राउज़र में ही जाएगी, मगर मैं इसे कहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ? एडिटर में। अब क्या करें? अब इस पर राइट क्लिक करें जी, आगे ओपन विद, यहाँ से तो भी नहीं आ रहा, लेकिन ये नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिंपल एडिट विद Notepad++, एडिट इन नोटपैड। ये सिंपल वाला नोटपैड भी आ रहा है और Notepad++ भी आ रहा है। सो हमें किस में खोलना मिला? Notepad++ में। सो यहाँ से क्लिक कीजिए, वापस उसी जगह पे आगे। पहले ये डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि आपको बार बार चेंजेस करनी है ना, आपको बार बार फाइल खोलनी है। जब आपको फाइल खोलनी है तो आपको एडिट मोड में खोलनी है, तो फिर आपको इसको एडिट करना है। जब आपने देखना है कि इस फाइल से होगा क्या, तो आपको इसे रन करना है, आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। वो डबल क्लिक करके तो वो वैसे ही खुल जाएगी। अब साथ साथ ना हम पैरेलल वेबसाइट को भी देखते हैं। फिर इसको खोल लें ज़रा। ये वेबसाइट नहीं है, ये तो HTML फाइल की शक्ल में है। साथ में हम वेबसाइट को भी देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम कौन सा पार्ट सीख रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, हमें एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी है, और साथ साथ ये भी देखते जाएंगे क्या क्या सीख लिया और कहाँ तक हमें सीखना है। इसके साथ मैंने एक वेबसाइट खोल ली है। इसे खुलने देते हैं ज़रा, एग्जीक्यूट हमारे सामने आ जाए शक्ल इसके। चलो भाई खुल जाओ। अब ये देखिए फाइल वेबसाइट हमारे सामने मैंने ये वेबसाइट खोल दी है। यहाँ पर इसलिए खोलिए कि ताकि हमें पता लगे कि एज ए SEO एक्सपर्ट हमें इसमें क्या करना है। अब आप देखें इसमें से हमने कौन सा वाला काम कर लिया। ऊपर से देखना, सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही है ना। यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहा है? एक तस्वीर नज़र आ रही है और एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। टेक्स्ट क्या है? टाइटल, वो तो लगाना सीख लिया। टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई थी कि SEO में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जिन्होंने प्रीवियस लेसन नहीं लिया हुआ वो लेक्चर देखें। और ये लेफ्ट साइड पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर आकर देखें। यहाँ हमने क्या कर लिया, जो अपनी फाइल है टेक्स्ट तो लिख लिया, मगर अभी तक ये तस्वीर नहीं आई। यहाँ पर ये जो तस्वीर वेबसाइट पर नज़र आती है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फेविकॉन। और ये भी SEO का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, इसलिए हम इसको देखते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट हमारा कंसर्न नहीं है कहीं पर भी, लेकिन जब भी हमने SEO करनी है तो हमें वेबसाइट खोलनी है, तो हमें वेबसाइट को यूज़ करना तो आना चाहिए। ये हम सीख रहे हैं कि वेबसाइट को यूज़ करना सीख लें ताकि जो चेंजेस करनी हो, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और किसी की वेबसाइट हमारे पास आती है मगर उसने फेविकॉन लगाया ही नहीं होता, क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा हमें। मतलब मैं उसकी वेबसाइट ही नए सिरे से बनानी शुरू हो जाऊँगा, बल्कि सिर्फ उसका जो लोगो होगा उसको फेविकॉन के तौर पर एडजस्ट करूँगा
और आप देख रहे हैं कि ये टाइटल हमने किस पार्ट में लिखा, किस पार्ट में लिखा, हेड में। टाइटल हमने किस पार्ट में लिखा, हेड में। फेविकॉन किस पार्ट में आ रहा है, हेड में। ये भी हेड में ही आ रहा है, ये दोनों चीजें हेड की हैं। जरा एक काम करें, इस वेबसाइट की कोडिंग में तो जाएं। कौन बताएगा कैसे जाते हैं? कंट्रोल यू करें तो हम इसकी कोडिंग में आ गए। आगे हेड हमें नजर आ रहा है लाइन नंबर 5 में, आ रहा है ना। अभी हमने देख रहे हैं इसका फेविकॉन कहाँ पर है भला। इसका टाइटल आ रहा है हमें किस लाइन पे नजर, 11 में। फेविकॉन को ढूंढे जरा भाई, किसी को नजर आ रहा है जी? आ गया नजर लाइन नंबर 45 जी, मिला। लाइन नंबर 44 में कि 45 में? अच्छा 44 में तो एक मैसेज आ रहा है, लेकिन जो कोड है हमारे पास वो कहाँ पे आ रहा है, 45 में। ठीक है, जरा ये जो मैसेज आ रहा है इसको देख लें, इसको हम थोड़ी देर के बाद अभी देखेंगे। लेकिन ये जरा देखें, ये वाला जो मैसेज है ना, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, और ग्रीन कलर में कुछ मैसेजेस और भी आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, मगर फेविकॉन का कोड इसके नीचे आ रहा है जी। क्या कोड है नजर आ रहा है? अभी जो आखिर में लोग बैठे होने पर बड़ा नजर आ रहा है, स्क्रीन के नहीं आ रही है। अभी नजर आया कि अभी भी नहीं आया? लिखा हुआ आ रहा है जी। कौन सा टैग है ये? मैंने हाईलाइट कर दिया, टैग का नाम है ये। कौन सा टैग है? लिंक। यानी हमें क्या पता लगा कि आपको जब भी फेविकॉन लगाने हैं तो कौन सा टैग चाहिए? लिंक का टैग चाहिए। सो लिंक का टैग लग गया। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है REL, दूसरा ऑप्शन है href। और आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शंस मुख्तलिफ कलर में नजर आ रहे हैं। यहाँ ऐसे ही है, डिफरेंट कलर में नजर आ रहे हैं। HTML के टैग में जो ऑप्शंस होते हैं, ये मैंने आपको सब समझाने के लिए वर्ड ऑप्शंस इस्तेमाल किया। बेसिकली HTML टैग के अंदर जो मजीद ऑप्शंस आ रही होंगी उन्हें हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। इसका नाम बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? लिंक के टैग में हमें जो दो ऑप्शंस मिल रही हैं उन्हें हम एड्रेस अब कैसे करेंगे नेक्स्ट टाइम? एट्रीब्यूट। यानी हम क्या कहेंगे कि लिंक के टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। लिंक के टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या है? REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। REL किस चीज का एब्रीविएशन है? रिलेशन का। दूसरा आ रहा है href। href एब्रीविएशन है हाइपर रेफरेंस का। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता लग गया। अभी इसमें दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट REL रिलेशन, दूसरा एट्रीब्यूट href। अब ये क्या रहा है जरा ये समझ लेते हैं। हम ये कह रहे हैं भाई लिंक लगाना है, उस लिंक का रिलेशनशिप क्या होगा? उस लिंक का रिलेशनशिप ये होगा कि वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए। उस लिंक में फाइल कौन सी होगी? उस लिंक में ये वाली एक फाइल होगी जो कि इमेज टाइप की फाइल है। अगर हम इसको देखें तो ऐसे ही है ना, ये कुछ लगा हुआ आ रहा है नज़र, और ये तस्वीर है। मगर आप ये देख रहे हैं कि ये तस्वीर तो बहुत बड़ी होती है, इमेज तो काफ़ी बड़ा होता है। तो जैसे हम यहाँ पर लेकर आए हैं ये छोटा हो गया है। वजह छोटा होने की रीज़न क्या है भाई? रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकन। अगर हमें ये रिलेशन ना बताया होता तो ये इमेज उतना बड़ा ही आता जैसे वेब पेज के ऊपर इमेजेस आ रहे होते हैं। सो फेविकॉन लगाने के लिए हमें पता लग गया टैग कौन सा है? लिंक का टैग है। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हमें मेंशन करने हैं। पहला एट्रीब्यूट होगा रिलेशन का, दूसरा एट्रीब्यूट होगा href का। href का मतलब क्या हुआ? हाइपर रेफरेंस। मीन्स इसमें फाइल कौन सी आएगी? हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इसमें इमेज कौन सा लगाना है? मतलब इमेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, इमेज प्रोवाइड किए बगैर तो इमेज नहीं लगेगा। इमेज प्रोवाइड करेंगे हम खुद, और ये इमेज कौन सा हो सकता है? किसी भी कंपनी का लोगो। ये इमेज कौन सा होगा? किसी भी कंपनी का लोगो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो उनकी वेबसाइट बनी हुई है तो वो लोगो तो आ ही रहा होगा वेबसाइट के अंदर। तो ये कोई चीज़ हमें खुद से नहीं बनानी, ये उनकी वेबसाइट में से ही मैंने इमेज को ले लेना है और यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या ज़रूरत चाहिए? किस चीज़ की ज़रूरत है? वेबसाइट तो छोड़ देता नहीं है भाई, ज़रूरतें कम कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ इस पूरे टैग में क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है? इमेज।
यानी इस टैग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी, कोई सी भी तस्वीर। आपके पास कोई भी इमेज पड़ा हुआ है, आपके पास इंटरनेट से कोई इमेज तस्वीर सेव कर लें, और यहाँ पर जो आपको इमेज लेना है वो आपको लेना है PNG टाइप का इमेज। इमेज के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं ना, कुछ इमेजेस JPG टाइप के होंगे, कुछ इमेजेस टिफ टाइप के होंगे, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस होते हैं हमारे पास, GIF, BMP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वेबसाइट पे हम जो ज़्यादा यूज़ करेंगे अभी की इंफॉर्मेशन के लिए JPG और PNG। यहाँ पर जो हम इमेज यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, PNG होगा। यहाँ पर जो इमेज होगा ये PNG इमेज इंटरनेट का सपोर्टेड इमेज होता है अभी तक के लिए। आगे जाकर मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा सपोर्टेड इमेज बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा उसके मुताबिक अगर हम JPG को और PNG को कंपेयर करें तो हम ये कहेंगे कि PNG ज़्यादा रिलायबल होता है ऑनलाइन किसी चीज़ को दिखाने के लिए। तो अब हमें चाहिए एक तस्वीर, तो जो काम आपने करना है ना मैं भी वही करता हूँ। कोई इमेज ढूंढ लेते हैं भाई, हम लिख लेते हैं, चलो ये कमर्शियल किचन टाइप की कुछ खुला हुआ है तो मैंने लिख दिया जी कमर्शियल किचन PNG लोगो, लिख दिया। बहुत सारे लोगोज आ गए, देखते हैं भाई इनमें से PNG कोई है, इमेजेस में आए। इसमें से मैंने एक तस्वीर को पिक किया। आपने भी प्रैक्टिस ऐसी करनी है। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई इमेज ना हो तो इंटरनेट से इमेजेस में से जाकर कोई सी भी तस्वीर पहले ले लें, अपने पास सेव करेंगे तो तभी इमेज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। लीजिए एक इमेज आ गया मेरे पास, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, सेव इमेज करें। ज़रा देखते हैं कि ये PNG टाइप है कि नहीं है। आगे चलकर जब मैं इमेज का टैग आपको पढ़ाऊंगा, प्योर इमेज का टैग, ये इमेज का टैग नहीं है, ये लिंक का टैग है। जब हम इमेज का टैग पढ़ेंगे तो हम इमेज फॉर्मेट्स की बात भी करेंगे और इमेज फॉर्मेट कन्वर्जेंस की बात भी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इमेज मेरे पास पड़ा जो हुआ है वो JPG पड़ा हुआ है, तो मैं इसको PNG भी बना लूँगा। ये हम आगे जाकर देखने वाले हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। लो जी, हमने कहा भाई किचन लोगो, इसको कहाँ रखना चाहिए, कौन बताएगा मुझे भला, इसे कहाँ सेव करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि जहाँ पर आपकी HTML फाइल पड़ी है आप इसको वहीं पर सेव कर लें, ताकि इसको ढूंढना ना पड़े कि भाई कहाँ है। जब आप कोडिंग कर रहे होंगे इतना लंबा रूट नहीं बताना पड़ेगा आपको। सो हमने कहा ये पड़ी हुई है ये HTML क्लास में, यहाँ पर आए और इसका नाम ये लगा क्या रहे हैं हम भला, अब टेक्निकल नाम बताना है, क्या लगा रहे हैं, फेविकॉन लगा रहे हैं। तो इसका नाम हमें, जैसे मैंने कहा ना, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, PNG, इसका नाम फेविकॉन होना चाहिए, टाइप इसकी PNG होनी चाहिए और नाम इसका फेविकॉन होना चाहिए। सो इसलिए मैं बेहतर है इसका नाम भी वही रख लूँ। रख लिया जी हमने फेविकॉन। ऑलरेडी भी एक इमेज वैसे पड़ा हुआ है यहाँ पर। चलो, कहता भाई ये पहले भी पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ यस ओवरराइट कर दो। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपने घर में कैसे प्रैक्टिस करनी है। ये वाला पार्ट जो था इंटरनेट चाहिए था, इंटरनेट के साथ आपने इमेज ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में कोई भी इमेज पड़ा हुआ है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये नहीं है कि कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइलें सेव करी जा रहा है, कोई डेस्कटॉप पे सेव करी जा रहा है। जहाँ पर भी सेव करना है सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर बना लो जिसमें आपने सारी HTML की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपनी HTML फाइलों को भी वहाँ पे रखो और उससे रिलेटेड इमेजेस को भी वहाँ पे रखो। ठीक है, फाइन। अब आ जाते हैं वापस कोड में। अब कोड हमें कौन सा चाहिए भाई, ये वाला, यही वाला चाहिए ना। चलिए मैं थोड़ी सी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस बचाने के लिए इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वापस आ जाते हैं। HTML ये हेड के अंदर आना चाहिए कि बाहर आना चाहिए, हेड के अंदर ही आएगा। ये जहन में रखना है, हेड का पार्ट है ये। अभी तक हम बॉडी में नहीं गए, अभी आज जाएंगे बॉडी में फर्स्ट टाइम, लेकिन अभी तक हम बॉडी में कोई काम नहीं कर रहे। अभी तक हमने जो दो टैग्स पढ़े हैं यूज़ करने के लिए, वो दोनों ही कहाँ पे आ रहे हैं, हेड में आ रहे हैं। चलें, अब यहाँ तक ठीक है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, समझ में आ रही है बात। href इक्वल्स टू, अब ये जो मैंने जहाँ से इसे कॉपी करके लाया हूँ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इमेजेस स्लैश फेविकॉन। भाई ये तो समझ में आ रहा होगा कि फेविकॉन डॉट PNG फाइल है, ये तो मेरा हाल सबको देख के पता लग रहा है। लेकिन इमेजेस क्या है वाला, फोल्डर का नाम आ रहा है, क्योंकि ये मैं वेबसाइट से लेकर आया हूँ ना कंटेंट।
तो वहाँ पर जो फेविकॉन सेव हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इमेजेस के फोल्डर में। जब मैं आपको वेबसाइट की तरफ लेकर जाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि भाई जब भी आपने इमेजेस सेव करने होंगे तो एक वेबसाइट पे एक इमेज तो नहीं होगा, एक वेबसाइट पे तो बहुत सारे इमेजेस होंगे। सो हम रेकमेंड ये करेंगे कि अपने वेबसाइट के फोल्डर में एक फोल्डर बनाओ, किस नाम से? इमेजेस के नाम से। सो जितने भी इमेजेस हों सारे उसमें रख लो। लेकिन क्योंकि अभी हम HTML प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने कहा HTML के फोल्डर में सब रख लो। मीन्स ये जो इमेजेस का फोल्डर यहाँ पे बताया जा रहा है ये हमसे तो रिलेट नहीं कर रहा, कि कर रहा है? नहीं कर रहा। सो हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? इसको यही यूज करना भाई। चलो लाइक दिस। अब क्या आ गया? favicon.png। प्रीवियस क्लास में हम ये भी देख रहे थे कि टैग स्टार्ट होता है, टैग बंद होता है, ऐसे ही है। अब हम एक और बात समझने लगे हैं कि भाई ये जो HTML टैग्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टैग को हम बोलते हैं सिंगुलर टैग्स और एक तरह के टैग्स को हम बोलते हैं पेयर टैग्स। सिंगुलर टैग्स का क्या मतलब होता है कि आप इस टैग को यूज करते हैं तो ये ऑटो क्लोज हो जाते हैं। पेयर टैग का क्या मतलब होता है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको इसे एंड भी करना पड़ता है। अगर आप इसे एंड नहीं करते, आपकी HTML फाइल चल रही है तो ये टैग भी कंटिन्यूटी में रहता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? दो तरह के टैग हो गए। एक कौन सा हुआ? सिंगुलर टैग, जो कि एक दफा यूज हुआ ऑटो खत्म हो गया, खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। पेयर टैग का क्या है कि जब तक क्लोज नहीं करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखते हैं ना, मेरा ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिस करो, सबको पता होगा। कुछ लिखा, दो लाइनें लिखी, एक लाइन को आपने करना है रेड, एक को करना है ब्लू। क्या करते हैं? कैसे करते हैं? मैंने कहा दो लाइनें लिखी हैं, एक को रेड एक को ब्लू, कैसे करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली ग्रुप बन रहा है ना, सिलेक्शन करने से ग्रुप बन गया ना। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन करने का तरीका वो क्या कह रहा है कि टैग को क्लोज करो। यानी जिस टैग को क्लोज करना पड़ रहा है वो पेयर टैग कहलाएगा। समझ लो कि उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जिन्हें हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई 5-6 लाइनों का पैराग्राफ लिखो और कर दो कंट्रोल E, तो क्या होता है? सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाती है। चारों लाइनों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उसमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह की बात हो गई कि एक को हम कह रहे हैं सिंगुलर टैग, लगाया तो क्लोज हो गया। मिसाल के तौर पर अभी देखें कौन सा है, टाइटल को हमने लगाने से क्लोज नहीं हुआ ना, क्लोज किया एंड पे कि नहीं किया? किया। हेड को क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब है ये कौन सा टैग है? हेड, पेयर, टाइटल, पेयर। मगर अभी अभी मैंने जो टैग इस्तेमाल किया लिंक का, इसको आप देख रहे हो मैंने आखिर में ही स्लैश लगा दिया, ये सिंगुलर टैग है। इवन मैं इसमें स्लैश ना भी लगाऊं तो भी क्लोज हो जाएगा, मगर ये सिर्फ बताने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, यहीं पे ये खत्म हो रहा है। तो ये कौन सा टैग है? यानी जैसे ही लिंक का टैग लगा, इस्तेमाल हो गया, साथ ही क्लोज हो गया। इसको क्लोज करने की ज़रूरत, अलहदा से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हम इसके अंदर ही लिख रहे हैं, कोई भी टैग अंदर तो पेयर नहीं ना बन सकता। पेयर बनाने के लिए तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे टाइटल को एंड टाइटल बाहर आकर किया, हेड को एंड हेड बाहर आकर किया, सो अंदर तो एंड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वंस यूज हो रहा है। तो लिंक का टैग कौन सा बन गया? सिंगुलर टैग। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोली है मैंने कि भाई दो तरह के टैग्स होते हैं, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स। ठीक है, सेव करते हैं इसको और इस फाइल को रीड जी। क्या हुआ? फेविकॉन लगा कि नहीं लगा? ये तस्वीर की बात हो रही है, बड़ी तस्वीर थी, काफ़ी देखी थी ना आपने। जब मैं इसको इमेज के तौर पर यूज़ करूँगा तो ये बड़ी तस्वीर आएगी, लेकिन क्योंकि इसको मैं इस वक्त फेविकॉन के तौर पर यूज़ करूँ और मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये क्या होगा? शॉर्टकट आइकॉन होगा, तो उसने बड़े इमेज को छोटा कर दिया, मुझे साइज बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये वाला काम हमने कहाँ पे किया? इसका फ़ायदा क्या होगा? ब्रांडिंग। क्या ख्याल है? यही फ़ायदा है ना कि जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट खोलेगा तो ऊपर ही उसका लोगो शॉर्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा।
तो ये ब्रांडिंग हो रही है ना एक्चुअली आपकी वेबसाइट की, ये भी एसईओ का फैक्टर है। फिर याद रखें, हम HTML में सिर्फ वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एसईओ को रिलेट करती हैं, ठीक है। दो चीज़ें हो गई ना। पहली क्या थी? टाइटल। दूसरा क्या है? फेविकॉन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या आ रहा है भाई? ये भी एक HTML टैग है। ये टैग कौन सा है भाई? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश टेक्स्ट, और फिर क्या लगाया मैंने? डैश डैश और क्लोज कर दिया। ये है कमेंट का टैग। अगर आप अपनी HTML फाइल में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट का क्या मतलब होता है? मार्क करना चाहते हैं। मार्क का मतलब क्या हुआ? रिमार्क करना चाहते हैं। भाई कमेंट होता है ना, जैसे आप अपनी फाइलों पे नोट लिख देते हैं कि भाई ये नोट है, तो नोट उस फाइल का हिस्सा तो नहीं होता। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिसाल के तौर पर क्या काम है भाई? देखा, अभी हम फेविकॉन को ढूंढ रहे थे, तो मुझे अगर टैग का पता होगा तो मैं टैग ढूंढूंगा ना। यहाँ पर हमने क्या किया? जहाँ पर फेविकॉन लगाया हुआ था वहाँ पर एक हेडिंग लिख दी, फेविकॉन। मुझे पता लग गया भाई इसके नीचे वाली लाइन में क्या आ रहा है? फेविकॉन आ रहा है। इसके नीचे वाली लाइन में क्या आ रहा है? फेविकॉन आ रहा है। तो क्या किया हमने? पॉइंट्स लिख लिए ना, हेडिंग्स बना ली, हेडिंग के तौर पर लिख लिया। इसका कोई ताल्लुक नहीं है फेविकॉन से, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामर। बस ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका पेज से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, इसका पेज से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो हम लोगों ने अभी फेविकॉन लगाया, अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं, फेविकॉन फिर भी वैसे ही लगा रहेगा। ये किस लिए है? सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा कि भाई इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, मैं आसानी से ढूंढ लूं कि मेरा फेविकॉन कहां पर है। बस इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसे क्या कॉल कर रहे हैं? कमेंट। कि अगर आपने अपने कोड में कुछ कमेंट करना हो कि भाई यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, तो कमेंट करने के लिए ऊपर एक हेडिंग लिख देते हैं, चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर नीचे आए, ज़रा देखते जाएं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एनिमेट के ये वाला पार्ट कुछ एनिमेट कर रहा है। और नीचे आए, जो चीज़ें आपको समझ में आ सकती है ना, मैं वो बताता हूँ। ये मेन का एक स्टाइल बना हुआ है। और नीचे आइए जी, पता लग रहा है कि ये कुछ हेडर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो यहाँ से शुरू हो रही हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जी, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हेडर आइकॉन्स एंड हो गए हैं। भाई फेविकॉन तो सिंगल कोड था ना, बहुत सारे कोड्स तो हैं जो नंबर ऑफ लाइंस पर चल रहे हैं। तो जहाँ से मैं कोड लिखना शुरू होता हूँ वहाँ पर एक हमने कमेंट किया, और जहाँ तक वो कोड गया वहाँ पर एक कमेंट किया, पूरा ब्लॉक बन गया। बहुत आसान हो गया अंडरस्टैंड करना कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया। सो इट इज कॉल्ड कमेंट टैग। ये कमेंट टैग कौन सा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डैश डैश लगाया हुआ हमने। जरा देखें, ये लगा कर देखते हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ SEO, मगर कोड को अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका वेबसाइट के ऊपर कोई रोल नहीं है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यहाँ से मेरी फाइल शुरू हुई है और यहीं पर मैंने वो लगा दिया। भाई देखें क्या हुआ है? ये किसी को समझ में आया हुआ क्या है? क्या हुआ बोला? पूरी की पूरी फाइल ही कमेंट बन गई है। ऐसी है क्योंकि मैंने इसे अभी क्लोज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहां पे क्लोज कर दूं, अब पता लगा क्या हुआ? क्या हुआ भला? 1 2 3, पहली 3 लाइनें क्या बन गई? कमेंट बन गई। और जब इन्होंने कमेंट कर दिया तो आपको लगता है कि वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी? नहीं, मैंने उन्हें डेड कर दिया पार्ट। टेम्परेरी तौर पर मैंने इन 3 टैग्स को डेड कर दिया। मतलब ये 3 टैग्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे इस वक्त। अभी के लिए ये 3 टैग्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। ठीक है, समझ में आया इसका पर्पस के नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसे लगाना कैसे है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश
आगे अगर कोई मैसेज देना है तो मैसेज लिखो। अब आपने इसको क्लोज करना है, फिर दोबारा से डैश डैश लगाएं और टैग को बंद कर दें। इसकी एग्जांपल को हम यूँ कर लेते हैं जैसे अभी हम करने लगे थे, वही वाली करते हैं जी। कहाँ लगा हुआ अभी आपका फेविकॉन? ये हमने कहा भाई ये है फेविकॉन, और ये है क्लोज। पता लग गया? अब पता लग गया ना कि भाई यहाँ से फेविकॉन का आइकॉन लगाया हुआ है। मैंने अपने लिए ये लिखा है। इस ये वाली जो लाइन मैंने अभी लिखी है ये मेरी वेबसाइट के पेज पर नहीं आनी है। ये सिर्फ कोडर ने अपनी सहूलत के लिए लिखा कि इतना बड़ा कोड है, जब मैं इसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाए। मैंने सेग्रीगेट कर लिया पढ़ने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो, दो चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और करते हैं और अब हम आने लगे हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट कौन सा था? बॉडी का पार्ट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया जी? किसको नहीं आया यहाँ तक? 2 दिनों में ये जो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं HTML की फ़ाइल क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स होता है, पहला टैग कौन सा यूज़ किया हमने इसके अंदर। सबसे पहला टैग जो प्रैक्टिकल था, जिसकी कुछ आउटपुट थी, वो कौन सा था? टाइटल। उसके बाद फेविकॉन के लिए लिंक। अब हम मूव कर रहे हैं वेबसाइट के उस पार्ट में जो लोग देखते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है? बॉडी का पार्ट। यानी आप भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तस्वीरें, टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी। अब हम बॉडी के पार्ट में जाने लगे हैं। फिर दोबारा वेबसाइट की शक्ल को देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि बॉडी का पार्ट कौन सा है। तो ये वाला है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पहले छोटा करता हूँ वापस, ताकि आप देख लें कि इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है हमें। ऐसे ही है। और अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं इस हिस्से से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जब आप कुछ काम करते हो, यानी कुछ लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो आप लेटर कुछ भी लिखते हुए कुछ थोड़ी सी डिवीजन करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? हेडिंग लिखते हैं ना। हेडिंग के नीचे फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और फिर अगर उसी हेडिंग के कुछ सब पार्ट्स हों तो फिर क्या बन जाती है उसकी? सब हेडिंग। यानी सबसे पहली चीज़ क्या होगी? फिर हेडिंग। जब भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अपने कोर्स की बुक्स रीड करते हैं, पहले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर का ऊपर नाम आता है, सबसे नीचे एक हेडिंग आ जाती है ना। हेडिंग के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो उस हेडिंग की अगर सब हेडिंग हो, आमतौर पर क्या होता है बुक में, जिसकी सब हेडिंग्स होती हैं इसके साथ नंबरिंग आ रही होती है, होता है ना। यानी जैसे ही आपका चैप्टर शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या आता है? 1, और उसके आगे क्या लिखा होता है? हेडिंग लिखी होती है। फिर जैसे आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो नीचे समटाइम्स लिखा होता है 1.1, फिर एक और हेडिंग लिखी होती है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर और नीचे आते हैं, वहाँ पर क्या लिखा होता है? 1.2। ऐसा भी हो सकता है 1.2 ना लिखा हो, 2 लिखा हो। इसका क्या मतलब होता है? आपको समझ में आ जाता है? क्या समझ आता है इससे? कि भाई वो एक पॉइंट जो था वो ख़त्म हो गया, नया पॉइंट शुरू हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर लिखा हो 1.1.1। इसका क्या मतलब होता है? ये बुक रीडिंग की बात है। ये आपको स्कूल में कभी टीचर ने नहीं सिखाया कि बुक पढ़नी सिखाई है। स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग सिखाते हैं, जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, नहीं बता रहे ये, लेकिन ये सब सीख जाते हैं। ये आप सब सीखे हुए हैं ना, मैं भी सीखा हूँ, आप भी सीखे हुए हैं। हालांकि टीचर ने ये बात बताई नहीं हुई हमें, हम जिस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, पढ़ने से ये सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक्स लिखने का ये सीक्वेंस ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। ऐसे ही है। गूगल भी यही कह रहा है। गूगल कह रहा है कि आपने जो अपनी वेबसाइट का कंटेंट ऐड करना है उसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की शक्ल में करेंगे तो ये विजिटर्स के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये विजिटर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट नहीं है। तो अगर ये विजिटर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपकी वेबसाइट को रैंक भी नहीं करूँगा।
ये जो आपको मैं छोटी सी बात बताई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेडिंग स्टाइल्स इन वेबसाइट, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ से दी है जो आप बुक स्टडी करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट में हेडिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया, अब देखें मैंने इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया हेडिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही है ना ये जिससे हमें सब समझ में आ रहा है। अगर किसी ने कहा भाई हेडिंग स्ट्रक्चर लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, बस टाइप करते जाओ, लोगों को पता लगता जाएगा। सो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, हमें हेडिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अब हेडिंग स्ट्रक्चर बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका HTML फॉर्मेटिंग, एक तरीका HTML फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं करते मगर फॉर्मेटिंग यूज़ कर लेते हैं। अगर HTML फॉर्मेटिंग नहीं है तो उससे एडवांस फॉर्मेटिंग है जिसे हम CSS बोलते हैं, कैस्केड स्टाइल शीट्स, उससे एडवांस फॉर्मेटिंग है। बट स्टिल गूगल इसको पसंद नहीं करेगा। गूगल कहेगा कि जो चीज़ मैं आपसे स्ट्रक्चर मांग रहा हूँ, मुझे HTML फॉर्मेट में स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे CSS में स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि भाई ये भी हेडिंग है बट इट इज़ नॉट HTML हेडिंग, इट इज़ CSS हेडिंग, सो गूगल इसको रेकमेंड नहीं करेगा। और जब ये वेबसाइट गूगल के पास सबमिट होगी सो गूगल स्टिल आपको ये कहेगा कि भाई ये वाली वेबसाइट हेडिंग स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रही। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि भाई CSS से इसकी जो फॉर्मेटिंग हुई है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, साथ में इसको HTML का स्ट्रक्चर भी लगा देंगे। फिर गूगल इसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट SEO का फैक्टर हेडिंग स्टाइल्स, ठीक है। हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर कोई यूज़ करता है तो उसे अंदाज़ा होगा, उसमें भी हेडिंग स्टाइल्स आ रहे होते हैं। वो जहाँ पर स्टाइल आता है वहाँ पे क्लिक करो तो लिखा हुआ आता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ये हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपकी वेबसाइट पे ये नहीं लगे हुए तो हमें इसे अडॉप्ट करना है। ये आपका काम है, ये SEO एक्सपर्ट का काम है, ये वेब डेवलपर का काम नहीं है। यानी कि वेब डेवलपर को ये बात नहीं पता जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो कोडिंग समझता है सिर्फ, वो डिज़ाइन समझता है, वो स्ट्रक्चर की बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो HTML स्ट्रक्चर नहीं समझता, इसलिए कि वेबसाइट जो वो बना रहा है वो गूगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बना रहा, वो क्लाइंट के स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहा है। तो अब हमें समझना क्या है कि व्हाट इज़ हेडिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग स्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है वो है कि क्या आपने हेडिंग स्ट्रक्चर फॉलो किया कि नहीं किया। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे फॉलो करने का मतलब क्या है। इसे फॉलो करने का मतलब वही है जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी है बुक रीडिंग की, कि भाई चैप्टर 1 शुरू हुआ, पहला पॉइंट आया, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है 1। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया और इसके नीचे आए और नीचे लिखा हुआ आ रहा था गूगल एड्स, तो फिर क्या आएगा 1.2, सॉरी 1.1, उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, तो अब क्या आएगा 1.2। अब हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है कि एक मेन स्ट्रक्चर था, आगे से सारे उसके सब स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हुआ तो फिर दूसरा पॉइंट शुरू हो गया और उस पर लिखा हुआ आ रहा था वेब डेवलपमेंट। अब क्या हो गया, वो एक का क्या बन गया 2। उसके नीचे जब उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया तो उसके नीचे लिखा हुआ है जी बेसिक्स ऑफ कोडिंग, तो क्या लिखा हुआ आएगा अगला पॉइंट 2.1। इसी तरह फिर वो आगे गए तो लिखा हुआ आ रहा है HTML, तो 2.2। समझ में आई बात। ये चीज़ अब हमें फॉलो करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, बट यूजिंग हेडिंग स्टाइल्स। अब गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है भाई मेरे पास टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं 6। इनमें से एक हेडिंग स्टाइल है H1 जो कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए। H1 आपकी वेबसाइट पर सिर्फ एक होगा। क्यों होगा, अभी इसकी साइंस को भी समझते हैं, लेकिन पहले कोडिंग में आप वापस आ जाते हैं।
यहाँ लगाऊँ मैं H1, H, देखें टोटल H6 नज़र आ गए। पहले लगाते हैं जी 1, और यहाँ लिख दिया मैंने हेडिंग, और यहाँ लिख दिया एंड हेडिंग, सॉरी एंड H1। अब मैं काम करता हूँ भाई, टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी कर लें थोड़ा सा। ये कौन सी हो गई है 2, और फिर कौन सी हो गई, ये कहाँ तक जानी है 6 तक जानी है। ये मुझे ये लेबर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको नज़र आएंगी 6। ये 4 हो गई, ये 5, और आखिर में 6। चले जी, हो गए टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स। कुछ आगे करने से पहले ज़रा इसकी आउटपुट देखते हैं। सेव करें और दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करें, रीलोड करें। अभी तक पेज पे कुछ नहीं आया था, अब पहली दफ़ा पेज पे इनपुट होने लगी है। आगे भाई मैंने छोटा सा एक वर्ड ही लिखा हुआ है, इस वजह से वो एक एक वर्ड ही नज़र आ रहा है आपको। आप देख रहे होंगे कि पहला हेडिंग बहुत बड़ा है और आखिर वाला हेडिंग बहुत छोटा है। इसे देख के तो हमें शायद ऐसा लग रहा है कि जब आपने कुछ बड़ा लिखना होगा तो H1 लगा लो, और जब कुछ छोटा लिखना होगा तो H6 कर लो। ये फॉर्मेटिंग के पॉइंट से तो ठीक है, मगर SEO के पॉइंट से ये इसका काम ही नहीं है। अब गूगल हमें क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चरल फॉर्म में दें। अब मुझे आपका स्ट्रक्चर कैसे समझ में आएगा कि भाई आपकी कौन सा पॉइंट फोकस्ड है और कौन सा इसके अंदर आ रहा है। कहता है जिसको तो आपने लगाया होगा ना H1, उसे मैं ये समझूंगा कि ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। और साथ में उसने रूल क्या बताया कि एक वेबसाइट में H1 कितने होंगे, ओनली 1। तो अब देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये हमारा कीवर्ड है, इसे रैंक करना चाहते हैं। दुनिया भर में कितने लोग होंगे जो अपने मुख्तलिफ कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते होंगे। तो गूगल को ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये फलां साहब की वेबसाइट है और ये उनका कीवर्ड है। कोई ईमेल तो नहीं लिख के भेजेंगे ना कि भाई ये हमारा कीवर्ड है तो इसको रैंक कर दो। गूगल अपने सिस्टम से कुछ चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर रहा है। तो अब उसने पहली चीज़ क्या कही थी, पहली चीज़ उसने ये कही कि अपने कीवर्ड को कहाँ पर लिखो, टाइटल में। प्रीवियस क्लास में पढ़ा ना, कीवर्ड कहाँ पे मौजूद था, टाइटल में। इसलिए हमने लिखा टाइटल में कीवर्ड के गूगल ने कहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टाइटल में जो कुछ भी लिखा होगा गूगल उसे क्या समझेगा, आपका प्राइमरी कीवर्ड। दूसरी बात उसने क्या की कि भैया जो हेडिंग स्टाइल्स हैं इनमें से जो H1 का हेडिंग स्टाइल है इसके अंदर भी आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वेबसाइट आई गूगल के पास, उसने आकर देखा इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसमें कोई H1 है। जो H1 में लिखा हुआ है वो गूगल के मुताबिक क्या है, कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि एक कंपनी है जिसने अभी तक SEO नहीं करवाई और उसने H1 में क्या लिख दिया, वेलकम टू ABC कंपनी। अब गूगल क्या कह रहा था, H1 को ढूंढ रहा था। अब गूगल के मुताबिक उनका कीवर्ड क्या है, क्या बन गया गूगल के मुताबिक उनका कीवर्ड, वेलकम टू ABC कंपनी। तो मेरा ख्याल है इतनी तो हमें सबको समझ में आ रही होगी कि ये कीवर्ड तो नहीं है, ये तो वो वैसे ही वेलकम करने लगे हुए हैं कि भाई कोई बंदा विजिटर आ गया। हम जब उस वेबसाइट को देखेंगे तो हम उस वेलकम को हटा देंगे और वहाँ पर क्या रखेंगे, उसका कीवर्ड, उसकी प्रोडक्ट, उसकी सर्विस, उसका प्राइमरी कीवर्ड जिसको वो समझ रहा है कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, वो हम वहाँ पर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए उसने अपने कुछ मार्क रखे हुए हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स रखे हुए हैं। पहला क्या था कि टाइटल में जो लिखोगे मैं उसे कीवर्ड समझूंगा। दूसरा क्या है, H1 में जो कुछ लिखोगे मैं उसको भी आपका प्राइमरी कीवर्ड समझूंगा। एक वेबसाइट पे कितने H1 हो सकते हैं, सिर्फ एक।
अच्छा, अब हमने एक H1 तो लगा दिया, उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम बात आगे लेकर चल रहे हैं। तो आगे हमारे सब कीवर्ड्स भी तो होंगे, मतलब एक तो हुआ ना प्राइमरी कीवर्ड, बाकी के सेकेंडरी कीवर्ड्स भी तो होंगे हमारे। अब गूगल क्या कहता है, कहता है भाई जब सेकेंडरी कीवर्ड की बात करोगे तो फिर कौन सा यूज कर लो, H2। अब एक से ज्यादा सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 या 3 दफा मैक्सिमम हम H2 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा H1 को, और एक से ज्यादा दफा बट नॉट मोर देन 2 और 3 हम H2 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। H1 का यूज भी हो गया, H2 का यूज भी हो गया। अब आगे से क्या हो रहा है, इन सेकेंडरी कीवर्ड्स के फर्दर सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हैं कुछ, तो फिर ये कहता है कि H3 से लेकर H6 तक कोई से भी आप यूज कर सकते हो। बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स, हम सिर्फ कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, कीवर्ड से बाहर नहीं निकल रहे, जनरल मैसेज की बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा हुआ आ रहा है चैट विद अस, क्या ये कीवर्ड हो सकता है? नो। कॉन्टैक्ट अस, क्या ये कीवर्ड हो सकता है? नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हमने हेडिंग स्टाइल नहीं बनाना, इवन 6 हेडिंग स्टाइल भी नहीं बनाना। हेडिंग स्टाइल्स यानी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो H1 होगा, आपके जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो H2 होंगे, आपके जो आगे से सब कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ऑफ कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो वो हम किस में लाएंगे, H3 से लेकर H6 में। लाइक बुलेट्स, बुलेट्स की शक्ल पे बन जाएंगे। बुलेट नहीं होंगे भाई, बुलेट्स नहीं होंगे। बुलेट्स का क्या मतलब होता है, पॉइंट्स लगे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, या सिंबल्स लगे होते हैं। तो अब हम अपने 3 से लेकर 6 को बुलेट्स की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। अब गूगल को पता लग गया कि ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड है, ये वो स्ट्रक्चर है जो गूगल आपको फॉलो करने को कह रहा है। अब हमें यहाँ ये पता लग गया कि इट इज़ नॉट फॉर्मेटिंग स्टाइल। मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गया होगा, हालांकि देखने में ये बिल्कुल फॉर्मेटिंग स्टाइल है। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये भी हेडिंग 1 है और ये भी हेडिंग 1 है, तो आप यकीन कर लेंगे कि नहीं करेंगे इन दोनों की शक्लें देखकर? जैसे मैं कहूँ ये दोनों एक जैसे हैं, हाँ नहीं आएगा ना यकीन भाई। दो आप में से किसी भी 2 स्टूडेंट्स को मैं कह दूँ ये एक जैसी हैं, तो ये बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी नहीं है, बट स्टिल दोनों में H1 मौजूद है, दोनों में H1 मौजूद है। सो असल में क्या था, जो क्लाइंट था उसने कहा भाई मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टाइलिश फॉन्ट्स चाहिए, तो उसने क्या यूज़ किया, डेवलपर ने CSS यूज़ किया और वेबसाइट को स्टाइल दे दिया। लेकिन जब SEO वाले बंदे के पास आई, उसने कहा भाई ये क्या हुआ, यहाँ पर तो H1 भी नहीं लगा हुआ। फिर उसने क्या किया, उसी स्टाइल को H1 लगा दिया, उसी स्टाइल को H1 लगा दिया, और जैसे ही H1 लगा दिया गूगल का स्टैंडर्ड पूरा हो गया। मगर स्क्रीन पर क्या होगा भाई, अब दोनों ही फॉर्मेटिंग है। ज़रा ये भी पॉइंट समझ लेते हैं कि जब 2 फॉर्मेट्स लगे होते हैं तो उनमें से एक्सेप्टेबल फॉर्मेट कौन सा होगा, डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होगा लेटेस्ट फॉर्मेट। सो CSS ज़्यादा लेटेस्ट है एज़ कम्पेयर टू HTML, बट गूगल रैंक करने के लिए CSS को देख भी नहीं रहा, कंसीडर भी नहीं कर रहा। CSS किसके लिए है, लोगों के लिए जो वेबसाइट को विजिट करते हैं और वो कहते हैं भाई बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। लेकिन गूगल के लिए क्या है, हेडिंग स्टाइल्स। सो गूगल किसको ढूंढ रहा है, H1 को। गूगल H1 को ढूंढ रहा है, विजिटर स्टाइल को ढूंढ रहे हैं। यानी अगर इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे इन फॉन्ट्स के साथ तो बड़ी सिंपल सी वेबसाइट लगेगी, लेकिन इसने जो यूज़ किया हुआ है यहाँ पर ये स्टाइलिश हो गया। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको H1 लगा दिया। चेक करें इसको क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है H1, इसको H2 लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए ज़रा, कैसे ढूंढना है भाई, कोड तो बड़ा लंबा चौड़ा सा है, सो मैंने इसे कॉपी किया। बस ये बात को अब हम ख़त्म करते हैं। देखें ज़रा, Ctrl+V मिल गया। ये फाइंड की कमांड मैंने यूज़ किया है। देखिए ये छोटे छोटे काम आपको आने चाहिए, फाइंड, रिप्लेस, ये सब कुछ हम फाउंडेशन वगैरह में सीख लेते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने Ctrl+F किया, उसने फाइंड किया,
मैं यहाँ पर आया और इधर से आकर इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ भाई, तो आप लोगों को ज़रा बड़ा सा नज़र आ जाए, ताकि आपको पता लगे मैं क्या दिखा रहा हूँ। आपको पता लग गया होगा क्या है। देखें लिखा हुआ है स्टाइल, स्टाइल लगा हुआ है कोई इसके ऊपर, बट स्टिल मैंने क्या किया, मतलब ये जब किसी डेवलपर के पास थी तो ये नहीं था और वो वाला H1 भी नहीं था। जब ये SEO वाले बंदे के पास आई, उसने इस कोड को खोला और शुरू में क्या लगाया H1 और एंड पे क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ H1 हो गया। इससे पहले गूगल क्या कह रहा था इस वेबसाइट को कि भाई ये SEO के स्टैंडर्ड पे नहीं सही उतर रही, क्योंकि इसने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो जैसे ही हमने इस्तेमाल किया तो एक फैक्टर पूरा हुआ, तो गूगल ने हमें एक पॉइंट दिया कि भाई ठीक हो गया, अब आपने प्राइमरी कीवर्ड बता दिया। समझ में आई बात। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि H1 कितना इम्पोर्टेंट, और H1 क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। चलिए।